हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका मित्र अमर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं। तो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से जो है जीएस सुधा बुक का रिवीजन नहीं करा रहे थे। तो काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि सर जो है जीएस सुधा बुक का रिवीजन करवाइए। तो थोड़ा सा टाइम के इशू के नाते बुक का रिवीजन नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब जो है रेगुलर उस बुक का रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये लेक्चर जो है ये बहमनी साम्राज्य से संबंधित है। तो आज हम लोग बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड जो भी इस बुक में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफ़र खां, इसी को हसन गंगू कहा जाता है। ठीक है, जफ़र खां ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफ़र खां यानी कि हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। देखिए, 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफ़र खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये शासक किसके नाम से बनता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर इसको शासक बनाया गया था। यानी कि ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से शासक बनता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बहमनी साम्राज्य से जो शासक हुए थे उनके बारे में, शासकों के बारे में वर्णन किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला शासक वही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कौन, हसन गंगू जिसको कहते हैं, जफ़र खां भी इसका नाम है। तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पहला नाम। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अफगान शाह अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, एक किंवदंती के अनुसार उन्होंने एक ब्राह्मण गंगू की सेवा में कार्य किया था, इसीलिए उन्हें हसन गंगू कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने ब्राह्मण संरक्षण के सम्मान में उन्होंने जिस वंश की स्थापना की उसे बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसन गंगू के बाद उसके पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने विजयनगर और वारंगल के हिंदू शासकों के विरुद्ध युद्ध किए और उन्हें कई युद्धों में पराजित किया। ठीक है, फिर आता है फिरोज शाह। हसन गंगू के बाद दूसरा शासक बनता है बहमनी साम्राज्य का। उसके पहले देखिए, हसन गंगू के बाद उसका बेटा बनता है मुहम्मद शाह प्रथम के बाद उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो उसके बाद फिरोज शाह एक आता है, इसके बारे में देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का सबसे उल्लेखनीय शासक फिरोज शाह बहमनी, जो कि 1397 से 1422 ईस्वी तक था शासनकाल इसका। तो ये शासन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वह कला और विज्ञान, वह का मतलब है फिरोज शाह कला और विज्ञान, विशेष रूप से धर्म और प्राकृतिक विज्ञान का संरक्षक था। ठीक है, फिर क्या है कि उसे फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा सम्मिलित हैं। ठीक है, उसने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। कहाँ बनवाई थी, तो दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे देखते हैं। उसने हिंदुओं को बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। फिरोज शाह बहमनी ने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बरार पर विजय प्राप्त की और गोंडा राजा नरसिंह राय खेरला को परास्त किया था। ठीक है, उसने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ 2 लगातार युद्ध जीते, लेकिन 1420 ईस्वी में तीसरे युद्ध में पराजित हो गया था। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ 2 लगातार युद्ध जीते थे कौन, फिरोज शाह बहमनी ने, लेकिन तीसरे युद्ध में यह पराजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अपने भाई अहमद शाह प्रथम के पक्ष में सिंहासन छोड़ना पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन बनता है, अहमद शाह कौन है, तो उसका भाई है। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी का भाई है अहमद शाह को वली या संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वली या संत कहा जाता है, क्योंकि उनका संबंध प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज से था। देखिए, इस तरीके से किसी का नाम आए तो उसको आप लोग याद करिएगा। सूफी संत गेसु दराज किसके समकालीन थे, किससे संबंधित थे, तो अहमद शाह से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया, वहां के शासक को पराजित कर मार डाला और उसके अधिकांश क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसके? वारंगल के क्षेत्र को। वारंगल पर आक्रमण किया अहमद शाह ने और वहां के शासक को पराजित करके उसको मार डाला और वहां का जितना भी क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र जो था अपने साम्राज्य में मिला लिया, बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया। ये कौन करता है? तो ये गुलबर्गा से अपनी राजधानी बीदर स्थानांतरित करता है अहमद शाह। ठीक है, ताकि नवविजित क्षेत्रों पर शासन को सुदृढ़ किया जा सके। कहने का मतलब है कि जब बीदर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है तो वहाँ से जो नए जो क्षेत्र जीते थे उसने, जो वारंगल पर आक्रमण करने के बाद जो क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो वहाँ पर भी उसका जो शासन था अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस नाते उसने अपनी राजधानी को बीदर स्थानांतरित किया। ठीक है, आगे कौन आता? आगे आते हैं महमूद गवाह। महमूद गवाह आता है। ये क्या करते हैं? तो महमूद गवाह मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। शासन की आयु मात्र 9 वर्ष होने के कारण पूरे शासन का उत्तरदायित्व महमूद गवाह पर ही आ गया। ठीक है, गवाह एक ईरानी व्यापारी था और उसे मलिक उत तुज्जार की उपाधि प्राप्त थी। क्या? मलिक उल तुज्जार की उपाधि प्राप्त थी उसे। ठीक है, लगभग 20 वर्षों तक उसने बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों पर प्रभुत्व बनाए रखा है। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। ये प्रधानमंत्री था मोहम्मद शाह का। ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय का ये प्रधानमंत्री था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसने बहमनी साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया और उड़ीसा के शासक को पराजित कर उसकी भूमि अपने अधीन कर ली थी। किसके शासक को? उड़ीसा के शासक को। ठीक है, उसने विजयनगर के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया और कांची तक पहुंच गया। इसके साथ ही उसने दाभोल और गोवा के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोवा और दाभोल पर नियंत्रण करके उसने ईरान और इराक के साथ बहमनी साम्राज्य के समुद्री व्यापार को अधिक विस्तार देने में सहायता दी। बहमनी साम्राज्य जो था ये ईरान और इराक के साथ भी व्यापार करता था। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। बहमनी साम्राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के प्रयास में महमूद गवाह ने मालवा के महमूद खिलजी से बरार के क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े। गुजरात राज्य की सक्रिय सहायता के कारण गवाह इन युद्धों में विजयी रहा। ठीक है, किसके कारण? गुजरात राज्य की सक्रिय सहायता के कारण जो महमूद खिलजी से बरार के क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े गए थे, तो उसमें जो था ये विजयी रहा। कौन? बहमनी साम्राज्य का जो ये था महमूद गवाह था, ये विजयी रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महमूद गवाह एक योग्य प्रशासक था जिसने अनेक राजस्व सुधार लागू किए और बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे स्थापित किए थे। ठीक है, 1982 ईस्वी में गवाह की मृत्युदंड दे दिया गया। उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। क्या होने लगी? बहमनी साम्राज्य की शक्ति जो होती वो क्षीण होने लगी जब 1482 ईस्वी में गवाह को मृत्युदंड दे दिया गया। 1982 बोल दिया क्या? नहीं, ये 1482 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद शाह के बाद कमजोर सुल्तान गद्दी पर आया। इस अवधि में प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर क्या? 1526 तक बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बट गया। ये सल्तनतें थी अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये जो था 5 सल्तनत यहाँ बन गए। ठीक है, इन्हें सामूहिक रूप से दक्कन की सल्तनत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? दक्कन की सल्तनत कहा जाने लगा। इनको पांचों को, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा और बीदर, इन पांचों को जो था इसको सामूहिक रूप से दक्कन के सल्तनत कहा जाने लगा। ठीक है, इस तरीके से बहमनी साम्राज्य का समाप्त हो। फिर बहमनी साम्राज्य का राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, इसके बारे में देखते हैं कि कैसी राज्य व्यवस्था थी और कैसा प्रशासन था बहमनी साम्राज्य का। तो इसमें देखेंगे तो बहमनी साम्राज्य को 8 प्रांतों या तराफ्स में विभाजित किया गया था। तराफ्स जो थे किससे संबंधित थे? प्रांतों को तराफ्स कहा जाता। ठीक है, प्रत्येक तरफ का प्रशासन एक तरफदार करता था। साम्राज्य के अमीरों का वेतन निश्चित था जिसे या तो नकद दिया जाता था या जागीर प्रदान किया जाती। जागीर का मतलब भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है, साम्राज्य के अमीर 2 वर्गों में विभाजित थे, दक्कनीस यानी कि पुराने निवासी और अफकीस यानी कि नावंगतुक मतलब नए निवासी। ठीक है, इन दोनों वर्गों के बीच अक्सर संघर्ष होते थे। प्रत्येक प्रांतों में सुल्तान के खर्चों के लिए एक भूमि क्षेत्र यानी कि खलीफा के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। एक भूमि क्षेत्र जो रहता था वो सुल्तान के नाम पर यानी कि खलीफा के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता था। और उसके बाद जो था
इस तरीके से जो ऊपर दिया गया उसके अनुसार और सब चीज़ें होती थी। ठीक है, फिर आता बहमनी साम्राज्य की कला और वास्तुकला। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में विकसित बहमनी साम्राज्य की कला और वास्तुकला भारतीय और दक्कनी शैलियों का अनूठा समन्वय दर्शाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य विकसित हुआ था, उसकी वास्तुकला कला शैली जो थी वो फारसी, भारतीय और दक्कन कला शैलियों का समन्वय था, यानी कि मिक्सर था। इस काल में अत्यंत सुंदर और सजावटी इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें जटिल अलंकरण, ज्यामितीय डिजाइन और रंगीन टाइलों का उपयोग प्रमुख था। ठीक है, फिर क्या था, गुलबर्गा और बीदर की भव्य मस्जिदें बहमनी वास्तुकला की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिनमें विशिष्ट मेहराबें, गुंबद और मीनारें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती। किस कला के? तो इंडो इस्लामिक कला के आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत करती। बहमनी शासकों ने कई किलों और महलों का निर्माण कराया, जिनमें बीदर का भव्य बहमनी किला उल्लेखनीय है, जो रक्षा और सौंदर्य का सुंदर संगम है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहमनी शासकों द्वारा कला और स्थापत्य का संरक्षण, इसके बारे में क्या क्या है। तो इसमें दिया गया है कि बहमनी शासक कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके संरक्षण से उर्दू भाषा को विशेष प्रोत्साहन मिला। कई विद्वान बहमनी दरबार को शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में बीजापुर का गोल गुंबद, एक क्वेश्चन बनता है कि गोल गुंबद कहाँ पर है, तो बीजापुर में है। बीजापुर का गोल गुंबद प्रसिद्ध है। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो आदिल शाही वंश का 7वां सुल्तान था। इसकी गुंबद की ऊंचाई 53.4 मीटर, जो एशिया में सबसे बड़ी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है बीजापुर का गुंबद, जिसकी ऊंचाई 53.4 मीटर है। और यह आदिल शाही वंश का 7वां सुल्तान जो था आदिल शाह, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह, उसी का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। गोलकुंडा के शासकों ने हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। नेक्स्ट है, महमूद गवा द्वारा बीदर में निर्मित मदरसा 3 मंजिला भवन था, जिसमें 1000 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। ईरान और इराक से भी कई छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। कहाँ? हैदराबाद में एक प्रसिद्ध जो था, ये हैदराबाद में नहीं, बीदर में एक निर्मित मदरसा था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्य प्रसिद्ध स्मारकों में गुलबर्गा की जामा मस्जिद, गोलकुंडा का किला और बीदर में अहमद शाह का मकबरा भी शामिल है। ठीक है, इस तरीके से जो था स्थापत्य एवं कला शैली का निर्माण देखने को मिलता है बहमनी साम्राज्य में। फिर क्या, दक्कन नीति और दक्षिण भारतीय साम्राज्यों के संबंध क्या थे? तो बहमनी साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अस्थायित्व का युग प्रदान किया। बहमनी सुल्तानों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली लागू की और इसके शासक कला एवं संस्कृति के महान संरक्षक बने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उनके द्वारा निर्मित स्मारक उस युग की भव्य वास्तुकला का साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट था, हालांकि पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से विजयनगर के साथ लगातार युद्ध, दरबारी संघर्ष और कमजोर उत्तराधिकारी बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। क्या बने पतन का कारण बहमनी साम्राज्य के? तो पड़ोसी राज्यों से उनका जो था युद्ध होता था, विशेषकर विजयनगर साम्राज्य से लगातार युद्ध होते थे और दरबार में भी संघर्ष होने लगे। इससे जो था उनका पतन हो गया और इसके साथ साथ उत्तराधिकारी भी कमजोर उत्तराधिकारी बनने लगे। इससे जो था बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के 5 उत्तरवर्ती राज्य कौन थे? ठीक है, राज्य है बरार, जो मतलब बहमनी साम्राज्य से निकल के 5 राज्य बने और उनके अलग अलग सल्तनत बने। तो इस तरीके से बरार की स्थापना होती है 1484 ईस्वी में। इमाद शाही राजवंश जो था वहाँ पर बनता है और संस्थापक था फतह उल्लाह इमाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीजापुर का 1489 ईस्वी में आदिल शाही राजवंश और यूसुफ आदिल शाह जो था उसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फिर अहमदनगर आता है। अहमदनगर 1490 ईस्वी में और निजाम शाही राजवंश और उसका जो संस्थापक था वो मलिक अहमद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा 1512 ईस्वी में और इसका जो वंश था कुतुब शाही वंश और कुली कुतुब शाह इसका संस्थापक था। ठीक है, फिर बीदर आता है। बीदर 1526 ईस्वी में, इसका बरीद शाही वंश जो था यहाँ पर था और इस वंश का संस्थापक था अमीर अली बरीद। ठीक है, इस तरीके से जो वो था वो 5
वंशों में टूट जाता है, 5 राज्यों में टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, फिर इसके बाद कुछ पॉइंट आता है सूफी एवं भक्ति आंदोलन से, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी संप्रदाय, सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद का मतलब मैंने बताया था, जो लोग एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसको एकेश्वरवाद कहा जाता है। ठीक है, भारत में 4 प्रमुख सूफी सिलसिले यानी कि संप्रदाय थे। चिश्ती सिलसिला यानी कि चिश्ती संप्रदाय, सुहारावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय। तो 4 तरह के संप्रदाय भारत में थे सूफी संप्रदाय से संबंधित, जिसमें चिश्ती, सुहारवर्दी और कादरी, नक्शबंदी, ये जो थे ये 4 प्रमुख थे। ठीक है, अब क्या आता है कि ख्वाजा अली हुज्जूरी जो था, ख्वाजा अली हुज्जूरी को दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता था। वे काशफ उल महजूब नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे। किसके? काशफ उल महजूब नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे। एक सेकंड दोस्तों, फिर क्या था कि शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहारावर्दी सिलसिले की स्थापना की, सुहारावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने मुल्तान में पहला खानकाह, यात्रियों का आश्रय, खानकाह का मतलब होता है यात्रियों का आश्रय स्थल, स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, जिसे ख्वाजा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद शेख हमीनुद्दीन नौगौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद, चिरागे दिल्ली और सैयद मोहम्मद गेसूद राज ने इन सिलसिले को आगे बढ़ाया था, यानी कि चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वही है, हमने आगे पढ़ा था कि इन्हीं के जो था याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही इन्हीं की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकीन की उपाधि धारण की। सुल्तान तारकीन किसको कहा जाता है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। वही जो मैंने अभी आगे बताया वही चीज़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा फरीदुद्दीन गज शंकर को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। इन्होंने वृद्धावस्था में बलबन की पुत्री हुसैना से विवाह किया था। किससे किया था? बलबन की पुत्री हुसैना से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें मैं कुछ अलग से बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब अलग से कुछ बताता हूँ ना तो नीचे फिर आगे देखता हूँ इसी में भी कुछ पॉइंट वो सब दिया रहता है। यानी कि कहने मतलब किताब इतना अच्छा ना कि इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर मैं सोचूं कि कुछ आप लोगों को अलग से कहीं से बताऊं तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ किताब को ही पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, अपने तरीके से कुछ अलग से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी कि ईश्वर के प्रिय तथा सुल्तान उल औलिया संतों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से जाना जाता है। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इनके गियासुद्दीन तुगलक से कटु संबंध थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इनको महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। चिरागे दिल्ली, दिल्ली का चिराग। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद गेसूद राज को बंदाबाज, ईश्वर के प्राणियों के दाता के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर बख्तियार काकी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, शाह नियामत उल्लाह कादरी को कादरिया सिलसिले की स्थापना का श्रेय जाता है। मियाँ मीर कादरिया संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय सूफी संत थे। ठीक है, नेक्स्ट है शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी।
इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे। कौन था? शेख अहमद सरहिंदी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती को चिश्तिया संप्रदाय का अंतिम उल्लेखनीय संत माना जाता है। वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। इसको भी याद रखिए, शेख सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इनके आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था और अकबर ने उसका नाम सलीम रखा था। ठीक है, इन्हीं के आशीर्वाद से उनके पुत्र का जन्म हुआ था सलीम का, इसीलिए अकबर ने उसका नाम जो था सलीम रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी सिलसिले से था। इनके कहने पर ही औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, इनके कहने पर औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर का इतिहास बहुत बड़ा है, हम लोगों ने देखा था पिछले कि जब अरबी आक्रमण होता है तभी से ही जजिया कर लग जाता है, तो इसीलिए जजिया कर काफ़ी लंबा इतिहास है। ठीक है, फिर क्या आता है? भक्ति संप्रदाय के बारे में देखते हैं। तो रामानुज ने विशिष्टता द्वैत नामक दर्शन की स्थापना की और वैष्णववाद का प्रचार किया। कुलोत्तुंग चोल ने रामानुजाचार्य को वैष्णववाद का प्रचार करने के कारण निर्वासित कर दिया था। ठीक है, 14वीं से 15वीं शताब्दी के संत रामानंद नाथ पंथियों से प्रभावित थे। कबीर और रविदास उनके शिष्य थे। देखिए, कबीर और रविदास किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के। ठीक है, उनके श्लोकों का उल्लेख सिखों के आदि ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, यह है कबीरदास। ठीक, फिर क्या मिलता है? कबीरदास निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त बाह्य आडंबरों की आलोचना की। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, साखी शबद और रमैनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इनके सिद्धांतों को बीजक में संकलित किया है। ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास के सिद्धांतों को किस में संकलित किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा बीजक में। ठीक है, दादू और मलूक दास जो थे इनके शिष्य थे। किनके? कबीरदास के। ठीक, नेक्स्ट आता है गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उन्होंने एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर अर्थात वाहे गुरु की अवधारणा दी थी। यानी कि एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर, एक ही निराकार है, सर्वव्यापी ईश्वर एक ही है। ठीक है, इसकी इन्होंने अवधारणा दी थी। और ये जो थे, ये गुरु नानक जो थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले गुरु भी थे। और सिख धर्म में 10 गुरु आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन थे सिखों के 10 गुरु। तो पहले हैं गुरु नानक, जो 1469 से 1538 ईस्वी तक, तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। और सामूहिक भोज लंगर की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो लंगर चल रहा है तो ये गुरु नानक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। दूसरे गुरु आते हैं गुरु अंगद देव, 1538 से 1552 ईस्वी। गुरुमुखी लिपि का जनक जो है इनको माना जाता है, गुरु अंगद देव को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी और 22 गद्दियों के संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, फिर गुरु अर्जुन दास, ये 1581 से 1606 ईस्वी। इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब मंदिर भी कहा जाता है, तो यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। किनको? गुरु अर्जुन दास को जहांगीर ने फांसी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरगोबिंद सिंह। ये हरगोबिंद सिंह जो है, इनको जो था 1606 से 1645 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। ठीक है, सिखों को लड़ाकू जाति में बदला था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुरु हरा राय, ये 1645 से 1661 ईस्वी तक। तो ये अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। ठीक, गुरु हरिकिशन आते हैं 1661 से 1664, इनके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा है। ठीक, गुरु तेग बहादुर आते हैं 1664 से 1675। इनकी भी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि बंदा बहादुर ऐसे करके कोई था, तो इसको जो था इन्हीं के काल में तो औरंगजेब इनको पकड़वा कर गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी एक खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखें, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। फिर क्या था? अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव और गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव। उसके बाद सामूहिक भोजन या लंगर की शुरुआत जो थी गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है?
चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णववाद के प्रवर्तक थे। वे श्री कृष्ण भक्ति के महान प्रचारक थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। निम्बकाचार्य सगुण भक्ति के समर्थक थे। इनके दर्शन को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई, राणा सांगा की पुत्रवधू थी। वे कृष्ण की भक्त थी और उन्हें पति स्वरूप मानती थी। इन्होंने गीत गोविंद पर टीका भी लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वल्लभाचार्य, शूद्र अद्वैतवाद के प्रवर्तक और पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की मोक्ष का साधन बताया। सूरदास इनके शिष्य थे। ठीक है, यानी कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य था। सूरदास एक दृष्टिहीन कवि थे। उन्होंने सूरसागर में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तुलसीदास ने राम भक्ति के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथों की रचना की थी। तुलसीदास के प्रमुख जो ग्रंथ हैं ये रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली है। ठीक है। शंकरदेव असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और मैसूर में क्रमशः ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ और शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। 4 पीठ हैं, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। इसकी स्थापना कौन किया था? शंकरदेव ने। ठीक है। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के प्रचारक और कबीरपंथी थे। इन्होंने जात पात का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं दादूवाड़ी में संकलित हैं। अकबर के दरबारी दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ज्ञानेश्वर, एक प्रमुख मराठी संत थे। उन्होंने गीता की मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। वे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में अग्रणी थे। नेक्स्ट आता है नामदेव, विठोबा के भक्त और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट आता है एकनाथ, भी एक मराठी संत थे। उन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था, यानी कि रामायण पर भावार्थ रामायण नामक लिखा था। कौन? एकनाथ। ठीक है। तुकाराम महाराष्ट्र में अभंग शैली के महान संत कवि थे। शिवाजी उनके प्रति अत्यंत निष्ठा रखते थे, तुकाराम के प्रति। ठीक है। फिर आता है रामदास, भी महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे। उन्होंने 10 बोध नामक ग्रंथ में अपनी शिक्षाएं संकलित की थी। 10 बोध नामक ग्रंथ किसकी है? तो रामदास की। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और कल 1 से 2 लेक्चर में मुगल साम्राज्य को, पूरा मुगल सल्तनत को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल, मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।